इस वक्त शौर्य अपने परिवार वालों से बातें कर कर बाहर विहान को समझाकर वापस मुड़ा, तभी उसे चीफ का कॉल आता है। चीफ का नंबर देखकर शौर्य को फिर से याद आता है कि इसी चीफ के वजह से उसके परिवार को परेशानियों से गुजरना पड़ा, साथ ही उसके बिजनेस का बहुत सारा नुकसान करवा दिया। ये बातें याद करके शौर्य ने फोन को उठाया और कान पर लगाया। दूसरी तरफ से चीफ की बुरी आवाज आई, शौर्य कैसे हो बेटा, आज तुम्हें याद करने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसे सिर्फ तुम ही संभल सकते हो। हमारे विंग के एजेंट्स की लिस्ट किसी ने यहीं से लीक करके हमारे दुश्मनों को दी है, लेकिन मैं उस गद्दार को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं अब तक अपने 7 काबिल एजेंट्स खो चुका हूँ। चीफ की बात को सुनने के बाद शौर्य बोला, चीफ मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि आपका जो पिछली बार का रवैया था मेरे बिजनेस और परिवार को हैंडल करने का, वह मुझे पसंद नहीं आया। और तो और आपके एजेंट्स मर रहे हैं, ये आपकी नाकामयाबी दर्शाती है। मुझे लगता है आपको कोई और इंसान ढूंढना चाहिए जो इस बात पर आपकी मदद करे, क्योंकि जब मेरा परिवार और मेरा बिजनेस बिना किसी वजह के खतरे में आया था तो आपने सिर्फ दर्शक बनकर उन सभी बातों को देखा था। तो इस बार मैं भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहा हूँ। जरा मैं भी देखूं कि आपके एजेंट्स को कैसे मारा जाता है। शौर्य की कड़वी बातें चीफ को झंझोड़ कर रख रही थी। तभी चीफ ने एक गहरी सांस ली और बोले, शौर्य मैं मानता हूँ कि हमने सिर्फ दर्शक बनकर उस समय बहुत गलत किया था, पर इसकी वजह से तुम पूरे देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा सकते। तभी शौर्य बोला, चीफ आपको भी अच्छे से पता है कि देश की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, अगर आप उसके बिजनेस और परिवार सुरक्षित नहीं रख सकते तो आपके इस देश की देशभक्ति करने से पहले 2 बार सोचना तो पड़ेगा। ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए एक खास परमिशन की सिफारिश कीजिए। मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जाकर एक पहाड़ी की जांच करना चाहता हूँ। अगर आप इसके लिए मान जाते हैं तो कल सुबह तक वह गद्दार आपके सामने होगा। शौर्य की बात सुनकर चीफ कुछ सोचते हुए बोले, मैं इस बात पर प्राइम मिनिस्टर से बात कर लूंगा। उनसे कंफर्मेशन मिलते ही तुम्हें मेरा काम शुरू करना होगा, क्योंकि मुझे वह आदमी किसी भी हालत में चाहिए ताकि मैं उसके एक एक अंग को उसके शरीर से मेरे हाथों से निकालूं। मेरा बड़ा बेटा उसकी वजह से इस दुनिया से चला गया है। मैं भी उससे वह सब करूंगा जो उसने मेरे बेटे के साथ किया था। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया और सिस्टम से बोला, सिस्टम मुझे उस आदमी का नाम और इसकी करंट लोकेशन चाहिए जो देश का गद्दार है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना ये देश बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। शौर्य के कहने पर सिस्टम ने सारा डाटा चेक किया और उस आदमी का नाम शौर्य को मिल गया था। इस आदमी का नाम आशीष खुराना था। वह एक डबल एजेंट था। उसने ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी थी। इस वक्त वह डेस्क ड्यूटी पर रॉ के अंदर काम कर रहा था। आशीष द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के दम पर पाकिस्तान ने उन सभी एजेंट्स को मार दिया जो इस वक्त पाकिस्तान में तैनात थे। जब शौर्य ने आशीष की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। शौर्य ने देखा कि इस वक्त आशीष मुंबई आया हुआ था। शौर्य तुरंत वापस मुड़ा और अपने कमरे जाकर उसने गहरे नीले रंग के कपड़े अपने जादुई कपड़े से अपने शरीर पर बनाए। इन कपड़ों को पहनकर उसने एक मैसेज विराज को भेज दिया। उसमें सिर्फ उसने इतना कहा था कि वह आज रात बाहर जा रहा है। शौर्य ने अपने कमरे की खिड़की खोली और अपनी तलवार पर सवार होकर आसमान में गायब हो गया। इस बार शौर्य ने जो कपड़े पहने थे वे रात के अंधेरे में आसानी से नजर नहीं आते थे। आज शौर्य उस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि चीफ उससे अपना बदला ले सके। शौर्य कुछ ही मिनटों में मुंबई के किनारे पर था। उसने फिर आशीष का लोकेशन चेक किया तो पाया कि वह मुंबई में विक्रोली के पास बने एक नाइट क्लब के अंदर था। वह इस वक्त वहां पर अपनी जवानी को भड़ास निकालने आया होगा। मुंबई की नाइट लाइफ भी बहुत शानदार थी। यहाँ रात को भी लोग सड़कों पर आते जाते नजर आ रहे थे। शौर्य ने एक कोने में उतरकर वह क्लब की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वह क्लब के दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि यहाँ कपल एंट्री ही अलाउ थी। शौर्य अब परेशान में फंस गया था। तभी उसे माया का ख्याल आया और माया को डायमेंशन से बाहर बुलाया। माया के आते ही शौर्य ने उसे एक वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस में बदलने के लिए कहा। माया ने आंखें बंद की और उसके कपड़े भी वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस में बदल गए। माया की खूबसूरती इन कपड़ों में कहर बरसा रही थी। उसकी सादगी और एक मॉडर्न कपड़े का कॉम्बिनेशन कातिलाना था। शौर्य ने इसे देखकर कहा, लगता है आज कुछ लोग सिर्फ तुम्हें देखने से ही मर जाएंगे। तभी माया शौर्य से इतराते हुए बोली, स्वामी मैं एक अप्सरा हूँ, सुंदरता का प्रतीक। अगर मैं खूबसूरत नहीं होती तो मेरे अप्सरा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर गेट पर आ जाता है। माया को देखकर गार्ड्स ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस माया को देखते हुए अंदर जाने का इशारा किया।
शौर्य ने अंदर आते ही माया को देखा। माया को क्लब के अंदर के जो हालात थे उसे देखकर बहुत चिढ़ाने लगी थी। क्लब के अंदर ढेर सारी लड़कियां और लड़के दारू पीकर नाच रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को चूम रहे थे तो कुछ लोग ग्लास पर ग्लास दारू को पिए जा रहे थे। ऊपर से क्लब के अंदर म्यूजिक का शोर हो रहा था। माया का चेहरा देखकर शौर्य समझ गया कि वह यहाँ रुक नहीं पाएगी और उसकी खूबसूरती को देखकर कुछ मनचले बदतमीजी न कर दे। ये सोचकर शौर्य ने उसे डायमेंशन में वापस भेज दिया। तभी एक मादक आवाज आई, मास्टर अगर माया यहाँ रुकना नहीं चाहती तो मैं रुक जाती हूँ, मुझे ये जगह बहुत खास लग रही है। ये सुनकर शौर्य ने अपना हाथ झटका तो कोने में रक्त सम्राज्ञी प्रकट हो गई। शौर्य ने उसे इन सभी लोगों की ऐसी हालत करने के लिए कहा कि ये लोग अपने पूरे जिंदा में यहाँ वापस न आए। उसके बाद शौर्य एक प्राइवेट बॉक्स को देखकर बोला, आशीष खुराना अब तेरी बारी है। इतना कहकर शौर्य उसके बॉक्स की ओर बढ़ गया। बॉक्स के अंदर आशीष के साथ 3 खूबसूरत सी अंग्रेज लड़कियां बैठी थीं। इन लोगों ने अपने ऊपर बहुत कम कपड़े पहने थे और वे लोग आशी के साथ मजे कर रही थी। शौर्य ने पहले तो प्यार से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर आशीष उन लड़कियों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शौर्य ने उस दरवाजे पर अपनी एक उंगली रही और हल्का धक्का मारा। पूरा का पूरा दरवाजा अंदर की तरफ गिर गया। शौर्य ने दरवाजा खुलते ही आशीष पर बंदूक तानते हुए कहा, सरप्राइज एजेंट आशीष, आपको चीफ ने बुलाया है तो आपको मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर अपनी गन आशीष के सिर पर टिका दी। आशीष को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसके दोनों हाथों में हथकड़ी पड़ चुकी थी। तभी शौर्य आशीष से कहता है, देश सीक्रेट्स को लीक करने के लिए और देश से गद्दारी करने के जुर्म में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। अब आगे जो भी बोलना है वह चीफ के सामने बोलना। इतना कहकर शौर्य आशीष को कॉलर से पकड़कर उस बांस के बाहर आ गया। बॉक्स से बाहर लाते ही शौर्य ने अपनी आर्मी की आईडी होटल के स्टाफ को दिखाए और वह उस क्लब से बाहर आया। बाहर आते ही उसने आशीष को एक कोने में ले जाकर डायमेंशन के अंदर लेकर आया। अंदर आते ही शौर्य ने माया से कहा, इसे बार बार मारो और फिर इसके घाव ठीक करो और फिर उसे मारो और फिर उसके घाव ठीक करो। अगले 2 दिनों तक बाकी लड़कियों से कहकर इसके साथ बस इतना ही करो और याद रहे ये मरना नहीं चाहिए। शौर्य की बात सुनकर सभी लड़कियों ने और माया ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिलाया और आशीष को पकड़कर महल के नीचे बने जेल में ले गए। कुछ ही देर में तहखाने से एशिया की चीखें सुनाई दी। इस बार सभी लड़कियों साधक बन चुकी थी, साथ ही वे लोग युद्धकला में बहुत ज्यादा माहिर हो चुकी थी। उनके लिए आशीष को मार मार कर बेहाल करना एक प्रैक्टिस की तरह था। आशीष को पकड़ने के बाद शौर्य ने चीफ को डायमेंशन से बाहर आकर फोन लगाया और बताया, चीफ मैंने अपना काम कर दिया है, आपका डबल एजेंट पकड़ा गया है। वो कोई और नहीं आशीष खुराना था। मैंने उसे यहाँ मुंबई से उठाया है। कल सुबह सांगली आ जाना, मैं आपको उसे आपके हवाले करके द्वारिका वापस जाने वाला हूँ। शौर्य की बात सुनकर चीफ के मुंह पर एक मुस्कान आए और अपने साथ सो रहे उसके बड़े बेटे के बच्चों के सिर पर एक बार हाथ फेर दिया और वे शौर्य से बोले, मैं कल सुबह तुम्हारे घर 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा है। इतना कहकर चीफ ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ शौर्य ने अपने कमरे में जाकर सोना सही समझा, लेकिन जब वह कमरे में आया तो देखा परिवार के सारे लड़के और लड़कियां उसके कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। इसे देखकर शौर्य ने विराज को सवालिया नजर से देख तो वह अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, सभी लड़कियों ने और औरतों ने तुम्हारी दवा भी पी ली और फल भी खाए और जब उन्होंने खुद को देखा तो घर में चीख चीख कर शोर मचा दिया। उस वजह से हम सब की नींद खराब हो गई। तभी अधीर भैया और मैं यहाँ पर आ गए और एक के बाद एक ही लोग यहीं पर आ गए और हमें पता नहीं चला कि कब ये कमरा इन लोगों से भर गया था। इस वक्त घर के छोटे बच्चे जो विराज के भाइयों के बच्चे थे वे लोग भी इस रूम में आ चुके थे और उन्होंने पूरे रूम में शौर्य की चीजों को फैला दिया था। वैसे तो शौर्य की चीन उसकी अंगूठी के अंदर ही रहती थी, मगर कुछ डेली इस्तेमाल का सामान उसने अपने रूम में ही रखा। अधीर के बेटे ने तो उसके शेविंग फोम को लेकर अपने चेहरे पर दाढ़ी बना दी थी और वहीं दूसरे भाई के छोटे बच्चे उसके कमरे में गेम स्टेशन लगाकर गेम खेलने में बिजी हो गए थे। ये सब देखकर शौर्य का सिर दर्द करने लगा। वह उन्हें वैसे ही छोड़कर अपने बिस्तर पर अपने लिए जगह बनाकर सो गया। लेकिन उसने सोने से पहले बड़े बच्चों को यानी उसके भाइयों को कहा, कल सुबह 5 बजे मुझे तुम लोग तालाब पर मिलोगे, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें वो दवा बिल्कुल नहीं दूंगा। शौर्य जब ये बात बोलकर सो गया तो धीरे धीरे सब लोग उसके कमरे से बाहर चले गए। सुबह 5 बजे शौर्य के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शौर्य उबासी लेते हुए उठा और दरवाजा खोला तो देखा सामने दादाजी हाथ में कुछ कपड़े लेकर अपने सभी बेटे और पोतों के साथ खड़े थे। ये देखकर शौर्य मुस्कुराया और बाहर आ गया।
सभी लोग भोर के अंधेरे में तालाब की ओर चलने लगे। जब सभी लोग तालाब पर पहुंचे तो शौर्य ने एक फलों की टोकरी और एक बोतलों का बांस निकाला और बोला, सब लोग अपने कपड़े उतारकर यहाँ पर पालथी मारकर बिष्ट जाओ और पहले इस दवा को पी लो। दवा पीने के बाद तुम्हें थोड़ा अजीब महसूस होगा, मगर घबराओ मत, वह तुम्हारी अंदरूनी अंगों को ताकतवर बनती है। उसके बाद सभी लोग एक एक फल खाएंगे और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और 15 मिनट बाद सीधे पानी में कूद जाएंगे। और याद रहे, तुम्हें फल खाने के बाद थोड़ा दर्द महसूस होगा, लेकिन याद रखो कि मैं ये हूँ, तो जो भी थोड़ा दर्द होगा उसे सहन करो और अपने शरीर को साफ होने दो। इतना कहकर शौर्य वहां से दूर चला गया और तालाब की ओर देखने लगा। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि तालाब बेहद शांत था, लेकिन ये शांति अजीब थी, मानो ये शांति अनैसर्गिक हो। शौर्य ने कुछ सोचा और तालाब के आकार का जायजा लिया। तालाब किनारे से छोटा नजर आता था, मगर ऊंचाई से देखने पर पता चला कि इसका आकार बहुत बड़ा था। तालाब के किनारे कई पद पौधे थे। वहीं से कुछ दूर शौर्य ने देखा कि कृष्णा नदी संत गति से बह रही थी। हर 2-3 सालों बाद इस नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और ये तालाब मादी से जुड़ जाता था। जैसे ही पानी का स्तर अलग होता था, तालाब नदी से अलग हो जाता था। यहाँ के लोगों की माने तो ये तालाब यहाँ हजारों सालों से मौजूद था। इस तालाब का उल्लेख सातवाहन काल में भी पाया गया है और सम्राट अशोक के एक शिलालेख पर भी इसका उल्लेख मिला है। साथ ही इतिहास के कुछ पन्नों पर यह भी कहा गया था कि यह तालाब एक नाग का निवास स्थान था। इसी वजह से इसे नागजरी भी कहा जाने लगा था। तालाब के इतिहास के बारे में याद करते हुए शौर्य कब पानी पर चलते चलते तालाब के बीचों बीच पहुंचा, उसे पता नहीं चला। जब उसे होश आया तो उसने अपने सिर पर चपत मारी और सिर खोजते हुए तालाब के तल में देखने लगा। तालाब के तल में उसे कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देने लगी, तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। शौर्य ने जब ऐसा किया तो उसे जो दिखा वह अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता था, लेकिन शौर्य ने इस पर कोई हरकत नहीं की और चुपचाप वापस तालाब के किनारे आ गया। किनारे पर सभी लोगों ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त दादाजी की सफेद बाल फिर से काले दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे से झुर्रियां चली गई थी। उनकी उम्र किसी मध्यम आयु के इंसान जैसे लग रही थी। दूसरी तरफ सभी चाचा और उनके लड़कों का भी ऐसा ही कुछ हाल था। उनके शरीर और मजबूत हो गए थे, साथ ही उनके शरीर एकदम फिट और ताकतवर बन गए थे। शौर्य ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो बॉज कैसे लगा रहा है? फिर से जवान होने का मजा ही कुछ और है। दादाजी आप तो काफी जवान लग रहे हो, कहो तो सिटिंग करवा दूं। शौर्य की बात सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंस दिए और वापस घर पर आ गए। क्या देखा था शौर्य ने तालाब के नीचे, जिसे देखकर शौर्य चुपचाप वापस आया था? क्या ये कोई नई मुसीबत तो नहीं है? क्या करेंगे चीफ आशीष के साथ? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य और उसके परिवार वाले तालाब पर नहा के अपने कपड़े बदलकर वापस घर पहुंच गए थे। इधर शौर्य के दिमाग में उसने जो तालाब के नीचे देखा था वह दृश्य बार बार घूम रहा था, लेकिन उसने अपना सिर झटका ये घर के अंदर आकर नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर घर में घूम रही नई लड़कियों पर पड़ी। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो वह खुद हैरान था। वह फल जो सुंदरता बढ़ता था और उम्र को घटाता था, वह इतना ज्यादा ताकतवर होगा ये उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी सारी चाचियां और उनके बहुओं का रूप और रंग दोनों बदल गया था। अगर आज ये आधार कार्ड पर फोटो खींचने चले गए तो भी उनकी शक्ल सुंदर ही दिखेगी। उनकी सुंदरता आज पूरे किचन रूम को चमका रही थी। शौर्य ने अपनी दोनों कोहनियों को टेबल पर रखा और अपने चेहरे को हाथ में पकड़कर वह उन्हें देखने लगा। शौर्य को ऐसा देखते देख विराज की माँ उसे बोली, क्या हुआ शौर्य बेटा, ऐसे क्या देख रहा है? ये सुनकर शौर्य बोला, इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से खुद के लिए बेटा सुनना अब अजीब लगता है। तुम लोग तो अब स्वर्ग की अप्सराएं लग रही हो। ये सुनकर सभी औरतें शौर्य की बात पर हंसने लगी। तभी सारे पुरुष भी डाइनिंग हॉल में एक एक करके आकर बैठ गए और अपनी बीवियों को देखकर चिढ़ाते हुए बोले, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही खूबसूरत हो गए हो, जरा हमें भी देखो भाई, हम भी तो हैंडसम हुए हैं। बड़े चाचा आनंद ने अपनी वाइफ को देखकर कहा। तभी मिनल जो कभी भी किचन में नहीं आती थी वह आज अचानक बोली, आप तो सिर्फ हैंडसम हुए हो, लेकिन दादाजी तो मैचो मैन बन गए हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी दादाजी ने शौर्य की लतरा शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर एंट्री मारी और बोले, अरे भाई उसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे तो सुबह ही किसी ने मेरी सेटिंग करके देने की बात की है। सोच रहा हूँ तुम सबके लिए नई दादी लेकर आओ। तभी फुर्र की आवाज के साथ विराज ने अपने मुंह में लिया सारा जूस बगल में बैठे आकाश जो दूसरे चाचा का बेटा था उसके मुंह पर उड़ा दिया। आकाश ने विराज को घूर कर देखा और अपने हाथ से चेहरे पर गिरा जूस पोंछ लिया।
उसके बाद उसने कहा, विराज के बच्चे, तुझे हमेशा मैं ही मिलता हूँ क्या, हमेशा परेशान करने के लिए। एक तो कल रात तुम तेरे भतीजों के साथ मिलकर मेरा गेम स्टेशन चुरा लिया और अब मुझे सुबह सुबह जूस में भिगो दिया। तभी विराज बेशर्मी के साथ बोला, अरे भाई, तुमसे छोटा हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है। तुम अधीर और आदित्य से भी तो ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर अधीर और आदित्य ने अपने चेहरे के सामने प्लेट्स को ढाल की तरह पकड़ा और उसके पीछे छुप गए। बचपन से लेकर आज तक विराज सभी बड़े भाई बहनों के चीजों को ही खेलने के लिए लेता और उन्हें तोड़ ताड़ कर वापस लौटाता था, और इसमें सबसे ज्यादा परेशान आकाश को किया जाता था। विराज को छोड़कर सभी भाई बिजनेस करते थे। अग्निहोत्री खानदान के सारे बिजनेस इन्हीं लोगों के हाथ में बांट कर दिए थे। तभी एक नौकर दौड़कर अंदर आया और बोला, मालक बाहर को नितरियालय। तभी दादाजी बोले, कौन है जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आया है। तभी नौकर बोला, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स लाल रंग की है, और तो और कुछ मिलिट्री वाले लोग गाड़ियों में मुझे दिखे। मिलिट्री का नाम सुनकर सभी के चेहरे शौर्य की ओर मुड़े। जब उनके चेहरे शौर्य ने देखे तो वह बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग मुझसे मिलने आए हैं। कल रात के एक काम के सिलसिले में आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए और नौकर को बोलकर बाहर हॉल में चाय भेज दीजिए। इतना कहकर शौर्य उठकर बाहर हॉल में आ गया। उसके आते ही दरवाजे से चीफ और उनके साथ एक अधेड़ उम्र का आर्मी यूनिफॉर्म पहना आदमी अंदर आया। उस आदमी को देखकर ही डर लग सकता था। उसकी मूंछें ऊपर की ओर मोड़ी थी, साथ ही उसकी चाल किसी शेर की तरह थी। ये थे मेजर जनरल अशोक राव भोसले, मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस वक्त के कमांडर। उन्हें देखते ही शौर्य ने एक कड़क सैल्यूट उन दोनों को मारा। उन दोनों ने भी शौर्य को सेम सैल्यूट मारा। उसके बाद तीनों सोफे पर बैठ गए। तभी चीफ बोले, सरकार ने तुम्हें उस पहाड़ी पर तुम्हें जो मन में आए वो मारने की परमिश दी है, ये रही उसकी कॉपी। इतना कहकर उन्होंने शौर्य के हस्त में एक लेटर थमा दिया। शौर्य ने उसे बिना पढ़े वैसे ही अपने बगल में रख दिया और चीफ को बोला, आपका दामाद मैंने लाकर मेरे कमरे में छिपाया है, मैं उसे 2 मिनट में वापस लाता हूँ। इतना कहकर शौर्य उसके कमरे में गया और डायमेंशन से उसने आशीष खुराना को बाहर निकाला। इस वक्त आशीष एकदम साफ सुथरा लगवाना था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसने पिछले 2 दिनों तक बहुत जुर्म सहा है। डायमेंशन में समय तेजी से बीतता है, इसीलिए बाहर सिर्फ 1 दिन हुआ होगा, लेकिन अंदर 2 दिन से भी ज्यादा समय बीत गया था। शौर्य ने आशीष को उसके जबड़े से पकड़ा और बोला, देशद्रोही इंसान, तुझे पता है तेरी गलती क्या थी? तूने सिर्फ एजेंट्स को नहीं मरवाया पर एक बाप से उसका बेटा भी छीना है। अब उस भाव के हाथों से तुझे मैं भी नहीं बचा सकता। चल, अब तेरा चीफ इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर शौर्य उसे बाहर हॉल में किसी कुत्ते के बच्चे की तरह पकड़कर लाता है और उसे चीफ के सामने पटक देता है। चीफ आशीष को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं, मगर अशोक राव ने चीफ को रोका और बोले, चीफ रिलैक्स, इसे तो हम बेस पर निपट लेंगे। रामेश्वर, इस गद्दार को लेकर जाओ और उसे अच्छी खातिरदारी के साथ कोलडंडा डालकर गाड़ी में बंद कर दो। अशोक राव की आवाज सुनकर एक सैनिक अंदर अपनी मशीन गन के साथ अंदर आया और उसने आशीष को पहले बंदूक के पिछले हिस्से से एक जोरदार वार करके कमजोर कर दिया और फिर उसे घसीटकर गाड़ी की तरफ लेकर गया। सैनिक के जाने के बाद शौर्य ने एक पेन ड्राइव निकाली और चीफ को दी। चीफ उस पेन ड्राइव को देखकर समझ गए कि ये इस गद्दार से मिली इंफॉर्मेशन है। उन्होंने उस पेन ड्राइव को संभलकर अपनी पॉकेट में रखा और बोले, शौर्य, ये मेजर जनरल अशोक राव है, इन्हें तुमसे कुछ काम है। मैं चाहूंगा कि तुम इनसे बात करो और इनकी बात पर कुछ विचार करो। चीफ के बाद अशोक राव बोले, ब्रिगेडियर शौर्य, मैं चाहता हूं कि आप हमारे बेस पर आकर एक बार हमारे सैनिकों को कुछ युद्ध कला सिखा दे। हमारे सैनिक सिर्फ गनिमी कावा में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें आमने सामने की लड़ाई के लिए भी ट्रेन करना चाहिए। आखिर हम मराठे कभी किसी से कम नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम कहीं पर कम पड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन हमारे बेस पर बिताएं। शौर्य ने ये बात सुनी तो उसने कुछ सोचा और बोला, वैसे मैं स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के बेस पर जाने वाला था, लेकिन अब मुझे यहीं कुछ दिन बिताने पड़ेंगे, तो मैं कुछ दिनों तक आपके बसे पर जरूर आकर जाऊंगा। उसके बाद मैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में सोचूंगा। शौर्य ने ये बोलकर अशोक राव के ऑफर को मान लिया। शौर्य एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुना था और उनकी स्पेशल युद्धकला गनिमी कावा पूरे दुनिया में फेमस थी। और शौर्य को पता था कि असली गनिमी कावा उसे मराठा लाइट इन्फेंट्री के बेस पर ही देखने मिलेगी। इसीलिए शौर्य इस बात के लिए राजी हो गया। तभी एक नौकर सभी के लिए चाय लेकर आ गया। चाय पीते पीते शौर्य ने चीफ के साथ हमदर्दी दिखाते हुए कहा, चीफ, मैं आपके बेटे को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके कोई बच्चे होंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि उन्हें मैं खुद मेरी तरह ताकतवर बनाऊंगा।
शौर्य की बात सुनकर चीफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वे जानते थे कि शौर्य से शिक्षा लेना मतलब उनके